नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सबको विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा देश भर में धूमधाम के साथ मनाया गया। देश भर में रावण के पुतलों का दहन हुआ, लेकिन कई जगह बारिश ने रावण दहन के प्रोग्राम को कैंसिल करवा दिया। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी दोनों के रावण दहन के कार्यक्रम नहीं हो पाए क्योंकि बारिश हो रही थी। पटना में तो रावण को रेन कोट पहनाकर जलाया गया। कई जगहों पर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के भीगे हुए पुतलों को बड़ी मुश्किल से अग्नि के हवाले किया गया। भोपाल में तो रावण दहन से कई घंटे पहले कोई शख्स पुतले को आग लगाकर भाग गया, जिससे रामलीला करने वाले परेशान हो गए। ऐसी बहुत सारी खबरें पूरे देश से आई। लेकिन उत्सव और उल्लास के अवसर पर हमारे पड़ोस में पाकिस्तान के गैरकानूनी कब्जे वाले कश्मीर से आज रुलाने वाली तस्वीरें आई। आजादी की मांग कर रहे लोगों पर पाकिस्तानी फौज ने अंधाधुंध फायरिंग की। सड़कों पर लाशें ही लाशें बिछी हुई दिखाई थीं। आप भी ये तस्वीरें देखेंगे तो कलेजा मुंह को आ जाएगा। आसिम मुनीर की फौज ने पीओके की पुलिस को भी नहीं बख्शा। कई पुलिस वालों को भी गोलियों से उड़ा दिया। फौज को शक है कि पुलिस के जवान पीओके की आवाम का साथ दे रहे हैं। हालांकि फौज की गोलियां, लाशों के ढेर, खून की नदियां पीओके की जनता को डरा नहीं पाई। असर उल्टा हुआ। विरोध की चिंगारी शोलों में बदल गई। इस वक्त भी मुजफ्फराबाद और मीरपुर जैसे शहरों में हजारों लोग सड़कों पर हैं, नारे लगा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की सरकार सदमे में है। घबराकर आज शहबाज शरीफ ने कदम पीछे खींचे। प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए एक डेलीगेशन को मुजफ्फराबाद भेजा गया, लेकिन इनकलाब के नारे लगाने वाले अब इंतकाम चाहते हैं। वो पाकिस्तान की हुकूमत से बात नहीं करना चाहते, आज़ादी चाहते हैं। मैं आपको मुनीर की फौज के जुल्म की तस्वीरें दिखाता हूं। गोलियों की आवाज सुनकर, लाशों का अंबार देखकर आपका दिल दहल जाएगा। ये तस्वीरें पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर से आई आज की तस्वीरें हैं। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग के ऑर्डर दिए, लेकिन पीओके की लोकल पुलिस ने स्थानीय लोगों पर गोलियां बरसाने से इनकार कर दिया। इसलिए इस्लामाबाद से काउंटर टेररिज्म यूनिट के 1000 हथियारबंद जवान खास तौर पर मुजफ्फराबाद भेजे गए। पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्स, रेंजर्स के जवान और आर्मी को पीओके में चल रही आज़ादी की जंग को कुचलने के लिए भेजा गया है। सरकार का हुक्म है कि प्रदर्शनकारियों को किसी भी कीमत पर मुजफ्फराबाद पहुंचने से रोका जाए, और इसका एक ही तरीका है, डायरेक्ट फायरिंग। आर्मी के जवान वही कर रहे हैं। पीओके के निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसा रहे हैं। इस तरह की टारगेटेड फायरिंग का नतीजा हुआ कि हर तरफ लाशें ही लाशें बिछ गई। बड़ी तादाद में लोग मारे गए। पाकिस्तानी फौज की हवानियत दुनिया के सामने ना आए, पीओके में लगी आग और ज्यादा न भड़के, इसलिए पाकिस्तान की सरकार ने पीओके में इंटरनेट बंद कर दिया, मीडिया पर पाबंदी लगा दी। लेकिन पीओके की जनता अपनी जान जोखिम में डालकर पाकिस्तान के जुल्म की ये सच्चाई दुनिया को बता रही है। ये दिखा रही है कि पाकिस्तानी आर्मी के हुक्म पर रेंजर्स और इस्लामाबाद से भेजा गया काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का हथियारबंद दस्ता किस तरह बेगुनाह लोगों का कत्ल कर रहा है। लोगों का कहना है कि वो पिछले 78 बरस से पाकिस्तान के जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अब इंतहा हो गई। अब शहबाज शरीफ की हुकूमत और मुनीर की फौज से अपने गुनाहों का हिसाब मांगेंगे। असल में पीओके के अलग अलग इलाकों से लोगों का हुजूम मुजफ्फराबाद पहुंचने के लिए
लॉन्ग मार्च पर निकला है। सरकार किसी भी कीमत पर लोगों को मुजफ्फराबाद पहुंचने से रोकना चाहती है। पहले कंटेनर लगाकर रास्ता रोका गया, लेकिन जब पब्लिक नहीं रुकी तो लोकल पुलिस को लोगों पर गोली चलाने का हुक्म दिया गया। लोकल पुलिस ने फायरिंग से इनकार कर दिया तो इस्लामाबाद से पुलिस भेजी गई। मीरपुर, कोटली, ददियाल और बाग कस्बों से मुजफ्फराबाद की तरफ जाने वाले रास्तों पर पैरामिलिट्री फोर्स और पाकिस्तान रेंजर्स के हथियारबंद जवानों के साथ साथ आर्मी को भी पीओके में तैनात किया गया। क्योंकि पब्लिक को रुकने को तैयार नहीं है, इसलिए इस्लामाबाद के हुक्म पर निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गई। रेंजर्स ने सड़क पर जा रहे लोगों पर निशाने लगाकर फायरिंग की। खून से लथपथ कुछ लोग सड़क पर ही गिर गए। फायरिंग की आवाज सुनकर प्रदर्शनकारियों के बीच भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागे। जो लोकल लोग प्रोटेस्ट मार्च में शामिल नहीं थे, उन्होंने घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाने में मदद की। जो लोग पीओके के दूर दराज इलाकों से लॉन्ग मार्च के लिए मुजफ्फराबाद जाने के लिए निकले थे, उनमें से बहुत से रेंजर्स की गोलियों के शिकार हो गए। ये लोग बिल्डिंग्स की आड़ में छुप गए। इन लोगों ने कहा वो तो किसी तरह बच गए, लेकिन जिस जगह पर फायरिंग हुई वहां लाशों का अंबार लगा हुआ है। फायरिंग में घायल हुए प्रदर्शनकारियों को, पीओके के पुलिस वालों को आम लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल के हालात दिल दहलाने वाले थे। पाकिस्तानी फौज और रेंजर्स की गोलियों से घायल, खून से लथपथ लोग फर्श पर पड़े थे। बेड कम पड़ गए। पीओके के घायल पुलिस वाले भी करा रहे थे। क्योंकि पीओके में हॉस्पिटल की हालत पहले ही बहुत ख़राब है, न दवाएं हैं न डॉक्टर्स हैं, इसलिए बहुत से घायलों ने इलाज न मिलने की वजह से दम तोड़ दिया। क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी फौज ने मीडिया की एंट्री बैन की हुई है, इसलिए पीओके के लोकल जर्नलिस्ट और यूट्यूबर्स पाकिस्तानी रेंजर्स की बर्बरता की सच्चाई दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। ये दिखा रहे हैं किस तरह पाकिस्तानी रेंजर्स ने निहत्थे प्रोटेस्टर्स पर डायरेक्ट फायरिंग करके दर्जनों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन शहबाज शरीफ की हुकूमत की बेशर्मी देखिए। सरकार ने गोलीबारी में बेगुनाह लोगों की मौत के लिए पीओके की जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को जिम्मेदार ठहरा दिया। पाकिस्तानी फौज के पिट्ठू पीओके के प्राइम मिनिस्टर अनवरुल हक ने कहा कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने लोगों को भड़काया, पुलिस पर हमले के लिए उकसाया, इसलिए पुलिस को मजबूरी में गोलियां चलानी पड़ी। इस इल्ज़ाम के जवाब में पीओके के नेताओं ने कहा कि पीओके की पाकिस्तान परस्त हुकूमत ने जानबूझकर मासूम प्रदर्शनकारियों को टारगेट किया, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत तानाशाही करती है। अपने बेकसूर साथियों की मौत से पीओके के प्रोटेस्टर्स का गुस्सा और भड़क गया। उन्होंने पुलिस की गोली से मारे गए प्रदर्शनकारियों के शवों को पीओके के झंडे में लपेटा और उनके जनाजे के साथ जुलूस निकाला। पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके अपना गुस्सा जाहिर किया। वैसे तो पाकिस्तान की मीडिया ने पीओके के खून खराबे को सेंसर कर दिया है, लेकिन वहाँ के कुछ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की खबरें इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचा रहे हैं। ऐसे ही एक जर्नलिस्ट इमरान रियाज ने बताया कि पीओके में रेंजर्स और पुलिस की फायरिंग में बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं, लेकिन शहबाज सरकार और मुनीर की फौज इन फिगर्स को छुपा रही है। इमरान रियाज ने बताया कि पीओके के पुलिस वालों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का हुक्म मानने से इनकार कर दिया था, इसलिए इस्लामाबाद से गए हथियारबंद दस्ते पीओके के पुलिस वालों को भी निशाना बना रहे हैं। हालांकि पीओके की जनता अब पाकिस्तान से निजात पाने का ऐलान कर चुकी है। निहत्थे लोगों पर फायरिंग के बाद भड़के हुए लोग पाकिस्तान की पुलिस पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। कोटली, मीरपुर और ददियाल में पब्लिक ने पुलिस की कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। बाग कस्बे में भी रेंजर्स और पाकिस्तानी फौज के जवान पीओके के अवाम के गुस्से का निशाना बने। जब एक पुलिस वाला प्रदर्शनकारियों के पकड़ में आया तो लोगों ने उसके कपड़े फाड़ दिए। पीओके में इस वक्त भी
विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। गोलीबारी में 50 से ज़्यादा लोगों की मौत के बावजूद अवाम के हौसलों पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। फायरिंग के बाद तो और भी बड़ी तादाद में लोग घरों से निकलकर मुजफ्फराबाद की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। रास्तों में जहां भी रेंजर्स ने रास्ता बंद करने के लिए कंटेनर लगाए हैं, उन सबको हटाकर जनता आगे बढ़ रही है। अलग कस्बों से लॉन्ग मार्च के लिए निकले लोग जहां मौका मिलता है वहीं डेरा डाल के बैठ जाते हैं। पीओके में इस वक्त बगावत का ज्वालामुखी इस कदर दहक रहा है कि नौजवान और बुजुर्ग ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी पीओके की आजादी के नारे लगा रहे हैं। पाकिस्तानी हुकूमत के जुल्म सितम के बाद भी पीओके के लोगों का हौसला बुलंद है। लोग रात रात भर धरने पर बैठ रहे हैं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने के लिए जोशीले नारे लगा रहे हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने भी ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान की हुकूमत चाहे गोली चलवाए, चाहे तोप के गोले बरसाए, जब तक वो मुजफ्फराबाद की गैर कानूनी हुकूमत को बदल नहीं देते तब तक पीछे नहीं हटेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी जंग आपके साथ नहीं है। मैं ISI-MI जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो पाकिस्तानी आर्मी है, मैं पाकिस्तान की आर्मी चीफ को मुखातब करके कहूंगा, पाकिस्तानी इदारों के जिम्मेदारान से कहूंगा कि आप जो है हमारी जंग मुजफ्फराबाद में बैठे हुए उस जालिम जाबर हुक्मरान तबके के खिलाफ है। हमारी जंग पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जिसने हमारे हुकूक गसब कर रखे हैं, जिसने इस तिरपन के टोले को हम पे मुसल्लत कर रखा है, हमारी जंग उनके खिलाफ है। पीओके में पाकिस्तानी फौज और हुकूमत के जुल्म की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ लंदन में बैठे हैं। क्योंकि पीओके में हालात सरकार और फौज के काबू से बाहर हैं, इसलिए शहबाज शरीफ ने अपनी पार्टी के कुछ नेताओं को प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए मुजफ्फराबाद भेजा है। इस बातचीत में पीओके की जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मेंबर्स को बुलाया गया, समझाने की कोशिश की गई कि वो अपना आंदोलन वापस ले लें। हालांकि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अपना एजिटेशन वापस लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पीओके के प्राइम मिनिस्टर अनवरुल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, निहत्ते बेगुनाह लोगों की मौत पर अफसोस जताया और आंदोलन वापस लेने की गुजारिश की। तो मेरे पूरी कैबिनेट मुजफ्फराबाद में मौजूद है, रावलाकोट में मौजूद है, कोटली में, जहाँ जहाँ आप कि अगर कोई गुफ्तगू करना चाहें, आपकी कोई कमेटी बात करना चाहे, आप गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर से मुजफ्फराबाद में बात करना चाहें या रावलाकोट में बात करना चाहें, जहाँ आपको सूट करता है आप इस मुज़ाकराती अमल को बहाल करें, ताकि रियासत जो ऐसे नासिर जो शायद आप जिनके बारे में शायद आपके इल्म व यकीन में भी बात नहीं है कि ये आपकी सफ़ों में घुस के किस लेवल का इंतशार और कत्ल व गारतगरी का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हुकूमत पूरी फराख दिली से आज के नाखुशगवार वाक़यात का मज़ीद तसलसल रोकने की खातिर वफाकी हुकूमत की जानिब से जो मुज़ाकराती कमेटी आज़ाद कश्मीर तशरीफ़ ले गई थी, उसी के तसलसल में आपको मुज़ाकराती अमल बहाल करने की दावत देते हुए आपसे ये कहना चाहती है कि मज़ीद जो तशद्दुद है या मज़ीद अनारकी है और मज़ीद अफरा तफरी है, इससे बाहर सूरत हमें ग्रेज करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की सरकार और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के सेल्फ अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर बातचीत की दावत दे रहे हैं, लेकिन इस ऑफर में कितना खोट है, इसका सबूत आज इस्लामाबाद से आया। दरअसल पीओके में फायरिंग के खिलाफ इस्लामाबाद प्रेस क्लब में एक मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के कुछ लोग शामिल होने वाले थे और पत्रकारों को भी
इसकी कवरेज के लिए बुलाया गया था। लेकिन मीटिंग शुरू होते ही इस्लामाबाद की पुलिस की टीम वहां पहुंची और लोगों को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। पुलिस ने प्रेस क्लब के भीतर घुसकर लोगों को पकड़ पकड़ कर पीटा, प्रेस क्लब के कैफेटेरिया में तोड़फोड़ की और पिटाई कर रही पुलिस ने पत्रकारों को भी नहीं बख्शा। बाद में इस्लामाबाद पुलिस के जवान वहां से प्रोटेस्टर्स को उठाकर ले गए। ठीक है सर, मरवाते हुए ऐसा नहीं मरवाते। इस्लामाबाद में पत्रकारों की पिटाई की तस्वीरों को तो पाकिस्तान की हुकूमत रोक नहीं पाई, लेकिन पीओके की सड़कों पर बिछी लाशों की जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं वो हमने बड़ी मुश्किल से हासिल की हैं। पाकिस्तान की हुकूमत की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तानी फौज की गोलियों की गूंज किसी को सुनाई न दे, बेगुनाह लोगों की मौत किसी को दिखाई न दे। पीओके में मीडिया के जाने पर पाबंदी है, इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया है। पहले पब्लिक को रोकने के लिए कंटेनर्स लगाए गए, फिर बेहिसाब गोलियां बरसाई गई, लेकिन लाशों का अंबार भी पब्लिक को रोकने में नाकाम रहा। पीओके में लोकल मीडिया के लोगों ने जान पर खेलकर बर्बरता और जुल्म की ये तस्वीरें भेजी हैं। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया से दिल दहलाने वाली ये तस्वीरें गायब हैं। पीओके के लोग पूछ रहे हैं, कहाँ हैं वो लोग जो मोमबत्तियां जलाते थे? कहाँ हैं वो लोग जो इंसानियत के पैरोकार बनते थे? वेस्टर्न मीडिया को ये खून से सनी लाशें दिखाई क्यों नहीं देती? मुझे लगता है कि पीओके की आवाज़ को अब ज़्यादा दिन दबाया नहीं जा सकेगा। बहुत जल्द शहबाज और मुनीर के जुल्म की तस्वीरें पूरी दुनिया देखेगी। पाकिस्तान में जब जब अंदरूनी हालात ख़राब होते हैं, जब लोग सड़कों पर उतरते हैं, नाराज़गी दिखाते हैं, तो दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश रचता है। और इस बार ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी फौज ने सर क्रीक दर्रे के पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू किया है। सरहद के पास बंकर बनाए जा रहे हैं, आर्म्स एमुनेशन की फैसिलिटी डेवलप की जा रही है, सड़कें बनाई जा रही हैं, लेकिन हमारी सेना पाकिस्तान की एक एक हरकत पर पैनी नजर रखे हुए है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को वार्निंग दी। असल में राजनाथ सिंह आज दशहरा मनाने गुजरात में भुज मिलिट्री स्टेशन गए थे। यहां उन्होंने पहले शस्त्र पूजा की और फिर कहा कि भारत शस्त्रों की पूजा करना भी जानता है और वक्त आने पर इनका इस्तेमाल करना भी जानता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि सर क्रीक में पाकिस्तान की हरकतें बड़ी हैं, लेकिन पाकिस्तान किसी गलतफहमी ना रहे। उसे याद रखना चाहिए कि भारतीय सेना एक बार लाहौर तक पहुंच चुकी है। अब की बार गड़बड़ की तो पाकिस्तान का इतिहास, भूगोल सब बदल जाएगा। पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सर क्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। अगर सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। मैं जानकारी के आधार पर कह सकता हूं कि राजनाथ सिंह ने जो कहा वो 100% सही है। इस वक्त भारतीय सेनाओं की तैयारी ज़बरदस्त है। पाकिस्तान का कोना कोना भारत की फौज के निशाने पर है। पाकिस्तानी फौज की एक एक हरकत पर नजर है। इसीलिए रक्षा मंत्री की इस बात में दम है कि इस बार अगर पाकिस्तान ने कोई नापाक हरकत की तो भारत उसका भूगोल बदल देगा। राजनाथ सिंह जिस समय भुज से पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे थे, उसी वक्त नागपुर में संघ के विजयदशमी कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत उन लोगों को नसीहत दे रहे थे जो भारत में श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर नेपाल जैसी जेन-ज़ी क्रांति का ख्वाब देखते हैं। मोहन भागवत ने कहा कि लोकतंत्र में
जनता सरकार तक अपनी भावनाएं पहुंचा सकती है, सिस्टम को बदल सकती है, लेकिन सड़क पर उतरकर हंगामा करने से सिर्फ अराजकता फैलती है, इससे किसी का भला नहीं होता। इस बार का दशहरा आरएसएस के लिए खास है, क्योंकि 100 साल पहले दशहरे के दिन ही संघ की स्थापना हुई थी। आज विजयदशमी उत्सव के मौके पर नागपुर में संघ मुख्यालय में शस्त्र पूजा का भव्य कार्यक्रम हुआ। कई देशों के डिप्लोमेट्स ने संघ की शस्त्र पूजा और परेड देखी। इस बार अपने विजयदशमी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बुलाया गया था। शस्त्र पूजा और स्वयंसेवकों की परेड के बाद मोहन भागवत ने पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अमेरिका के साथ चल रहे टैरिफ वॉर और देश में चल रहे तमाम इश्यूज पर बात की। क्योंकि आजकल कई राज्यों में आई लव मोहम्मद को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बरेली, अहिल्यानगर जैसे इलाकों में हिंसा हुई है, मोहन भागवत ने इसकी तरफ संकेत किया। उन्होंने कहा कि भारत में हर महापुरुष का सम्मान किया जाता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह कानून हाथ में लेकर गुंडागर्दी की जा रही है वो ठीक नहीं है। मोहन भागवत ने कहा कि भारत सनातन काल से हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं की एकता, सबकी सुरक्षा और देश के विकास की गारंटी है। सबकी अपनी अपनी विशिष्टताएं हैं, उनकी श्रद्धाएं हैं, महापुरुष है, पूजा के स्थान है। मन वचन कर्म से आपस में इनकी अवमानना नहीं होनी चाहिए, इसकी चिंता सबने करनी चाहिए, किसी एक ने करने का ये काम नहीं है। इतने बड़े समाज में इतने सारे लोगों के साथ रहने से कभी कभी कुछ आवाज हो भी सकती है, लेकिन होने पर भी छोटी बड़ी बातों पर या केवल मन के संदेह पर कानून हाथ में लेकर रास्तों पर निकल आना, गुंडागर्दी, हिंसा करना, यह प्रवृत्ति ठीक नहीं। मन में प्रतिक्रिया रखकर अथवा किसी समुदाय विशेष को उकसाने के लिए अपना शक्ति प्रदर्शन करना, ऐसी घटनाओं को योजनापूर्वक कराया जाता है। उसके चंगुल में फंसना नहीं चाहिए। ये अराजकता का व्याकरण है, इसको रोकना ही पड़ेगा। किसी को हिंदू शब्द से आपत्ति है, वो हिंदवी कहे, भारतीय कहे, आर्य कहे, जो कुछ है, ये सारे समानार्थी शब्द है, हम लोग जानते हैं। परंतु इस राष्ट्रीयता का स्पष्ट स्वरूप निर्देशित करने वाला एक ही शब्द हमको मिलता है, वो है हिंदू। सनातन काल से अब तक ये हमारा प्राचीन हिंदू राष्ट्र है। सब प्रकार के उतार चढ़ाव हमने देखे, गुलामी भी देखी, स्वतंत्रता भी देखी। हम सदैव विद्यमान है और इसलिए हिंदू समाज का बल संपन्न होना, शील संपन्न होना, संगठित होना इस देश के एकता, एकात्मता, सुरक्षा और विकास की गारंटी है। इसके बाद मोहन भागवत ने भारत के पड़ोसी देशों में हुई हिंसा की बात की। संघ प्रमुख ने कहा कि श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान जो हिंसा हुई उसे किसी भी कीमत पर जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। क्योंकि हिंसा से अराजकता पैदा होती है, विदेशी ताकतें इसका फायदा उठाती हैं। श्रीलंका में, बाद में बांग्लादेश में, बाद में नेपाल में, हमारे पड़ोसी देशों में भी हमने इसका अनुभव किया। अब कभी कभी हो जाता है, असंतोष रहता है, परंतु उस असंतोष को इस प्रकार व्यक्त होना, ये किसी के लाभ की बात नहीं है। इस प्रकार के जो आंदोलन है जिसमें इतनी सारी हिंसा और विनाश होता है, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने उसको ग्रामर ऑफ अनार्की कहा है। प्रजातांत्रिक मार्गों से भी परिवर्तन आता है, ऐसे हिंसक मार्गों से परिवर्तन नहीं आता है। एक उथल पुथल हो जाती है, लेकिन स्थिति यथावत रहती है। पूरे दुनिया का अभी तक का इतिहास देख लीजिए, जब से ये उथल पुथल वाली तथाकथित रिवॉल्यूशंस, क्रांतियां आई, किसी क्रांति ने अपने उद्दिष्ट को प्राप्त नहीं किया। इतनी सारी तथाकथित साम्यवादी क्रांतियां हुई, सब साम्यवादी देश आज पूंजीवादी तंत्र पर चल रहे हैं, जिसके खिलाफ क्रांति हुई। ऐसे हिंसक परिवर्तनों से उद्देश्य नहीं प्राप्त होता है, उल्टा इस अराजकता की स्थिति में
देश के बाहर की स्वार्थी ताकतों को अपने खेल खेलने का मौका मिलता है। और इसलिए हमारे पड़ोसी देशों में जो उथल पुथल हो रही चिंता का विषय है। मोहन भागवत ने अपने प्रयासों से आरएसएस की इमेज को बदला है। उन्होंने कभी हिंदू मुसलमान को लड़वाने की बात नहीं कही। वो अपनी हिंदू विचारधारा से पीछे भी नहीं हटते। हमेशा हिंदुओं की एकता को और मजबूत करने की बात कहते हैं, लेकिन संघ के स्वयंसेवकों से हमेशा कहते हैं कि हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इस एक वाक्य का बहुत बड़ा मतलब है कि बात बात पर टकराने की आवश्यकता नहीं है। आरएसएस का विरोध करने वाले आरोप लगाते हैं कि संघ के लोग दंगा करवाते हैं, हिंसा भड़काते हैं। आज मोहन भागवत ने यह भी क्लियर किया कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। मोहन भागवत के आज के भाषण से आरएसएस को लेकर उठे बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, जिनसे संघ के 100वें वर्ष में आरएसएस को समझने में मदद मिलेगी। लेकिन राहुल गांधी ने आज आरएसएस को फिर कोसा। राहुल गांधी साउथ अमेरिकन देशों के 10 दिन के दौरे पर हैं। फिलहाल वो कोलंबिया में हैं। आज कोलंबिया की EIA यूनिवर्सिटी की एक कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस की आइडियोलॉजी ही कायरता की आइडियोलॉजी है। आरएसएस की विचारधारा पर चलने वाले लोग कमजोर पर जुल्म करते हैं और ताकतवर से डरते हैं। At the heart of the ideology is cowardice. अगर वो मुझसे कमजोर है तो मैं अपने 5-10 मित्रों के साथ उसको पीट दूंगा, मगर अगर वो आरएसएस वालों से तगड़ा है तो भी भाग जाते हैं। और सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है कि एक दिन उन्होंने और उनके 5-6 मित्रों ने एक मुसलमान व्यक्ति को पीटा और उस दिन उनको बहुत खुशी हुई। तो देखिए, अगर 5 लोग एक आदमी को पीटते हैं और फिर उनमें से किसी एक व्यक्ति को बड़ी खुशी हो रही है, वो कायरता ही है। अगर लड़ना ही है तो एक व्यक्ति से जाके अकेले लड़ लो, मगर नहीं, 5-10 लोग सावरकर जी के साथ एक व्यक्ति को पीटते हैं। तो इनकी आइडियोलॉजी में ये भी है। इसके बाद राहुल ने नरेंद्र मोदी की सरकार को टारगेट किया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर प्लानिंग के साथ हमले हो रहे हैं और समाज के कुछ वर्गों को दबाया जा रहा है। बोलने की आज़ादी नहीं है। राहुल ने कहा, भारत के लोग चीन की तरह का सिस्टम बर्दाश्त नहीं करेंगे। न तो उन्हें दबाया जा सकता है और न ही उन पर तानाशाही लागू की जा सकती है। The single biggest risk is the attack on democracy that is taking place in India. Because India has multiple religions, multiple traditions, multiple languages, and India actually is a conversation between all its people. And different traditions, different religions, different ideas require space. And that the best method for creating that space is the democratic system. And currently there is a wholesale attack on the democratic system in India. So that's a risk. This other big risk. राहुल को जवाब दिया रविशंकर प्रसाद ने। रविशंकर ने कहा, विदेश में जाकर देश को बदनाम करना राहुल गांधी की आदत बन गई है, लेकिन राहुल जिस तरह के बेसिर पैर के बयान देते हैं उसका नुकसान कांग्रेस को होगा। अच्छा होता विजयदशमी के शुभ अवसर पर भारतवासियों को शुभकामना देते, लेकिन वहाँ तो भारत पर ही हमले कर रहे हैं। कोलंबिया के बगोटा में कहा है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, लोगों को बात करने की आज़ादी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सबसे अधिक आज़ादी से देश के विकास को, भाजपा को और प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देते हैं तो राहुल गांधी है। तो लोकतंत्र में तो आपको एक प्रकार से गाली देने का अधिकार दे रखा है हिंदुस्तान में, और आप कह रहे हैं लोकतंत्र नहीं है। यहाँ पर आप राहुल गांधी सब कुछ बेबुनियाद बेशर्म भरी बातें करते हैं भारत के खिलाफ, भारत में, और विदेश में कहते हैं कि भारत में बोलने की आज़ादी नहीं है। पूरा लोकतंत्र है, देश के लोग आज़ाद हैं, लेकिन राहुल गांधी की समस्या ये है
कि उनको वोट नहीं मिलता तो सत्ता चाहते हैं, और अगर विदेश में जाके भारत को अपमानित करिएगा तो जो भी सीट मिली है जनता वो भी नहीं जिताएगी आपको। दूसरों को कायर कहना, चोर कहना, डरपोक कहना बहुत आसान है, लेकिन ये वो लोग कहते हैं जो ना आरएसएस को जानते हैं ना मोदी को समझ पाए हैं। मैं 2 एग्जाम्पल्स आपको देता हूँ। चीन की ताकत के कारण बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं करना चाहिए, ये बात पार्लियामेंट में कांग्रेस सरकार के रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने कही थी। 26/11 के आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान पर हमला करने से अमेरिका ने रोक दिया था, भारत के विदेश मंत्री ने रोक दिया था। ये बात तो अभी अभी पी चिदम्बरम ने बताई है। मोदी ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, चीन के बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। भारत चीन सीमा पर हमारे जवान चीन की फौज के सामने बराबर की ताकत के साथ सीना तान कर खड़े हैं। अगर राहुल गांधी दुनिया को ये सब भी बताते तो बेहतर होता। आगे बढ़ते हैं। पिछले शुक्रवार को जो हिंसा हुई उसके बाद अब बरेली में शांति है। आज कड़ी सुरक्षा के बीच बरेली में रावण दहन भी संपन्न हुआ। हालांकि इस दौरान प्रशासन और पुलिस के सभी बड़े अफसर शहर में राउंड पर रहे। बरेली और उसके आसपास के 3 जिलों में चप्पे चप्पे पर पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान तैनात थे। बरेली में पहली बार महिला एसओजी यूनिट वीरांगना को तैनात किया गया। इस यूनिट में 8 ट्रेंड महिला कमांडो हैं। 1 महीने पहले ही इस यूनिट की शुरुआत की गई थी। बरेली के अलावा शाहजहांपुर, पीलीभीत और बदायूं भी आज हाई अलर्ट पर रहे। सेंसिटिव इलाकों में ड्रोन से निगरानी की गई। क्योंकि कल शुक्रवार है, जुमे की नमाज होगी, फिर से कोई अफवाह ना फैले, फिर से माहौल ख़राब ना हो, इसलिए प्रशासन ने बरेली रीजन में इंटरनेट सर्विसेज को 48 घंटे के लिए सस्पेंड कर दिया। मोबाइल, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और एसएमएस सर्विस शनिवार दोपहर 3 बजे तक बंद रहेंगी। बरेली में तो आज शांति रही, लेकिन कल जुमे की नमाज का दिन है। सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि शांति बनी रहे। खासतौर पर ऐसे लोगों पर नजर रखनी चाहिए जो भीड़ को उकसाते हैं, माहौल को खराब करते हैं। आज संभल के लोगों ने भी समझदारी दिखाई। सरकारी जमीन पर बने मैरिज हॉल और मस्जिद को हटाने में प्रशासन की मदद की। प्रशासन ने 1 महीने पहले सरकारी जमीन को खाली करने का नोटिस दिया था, इसलिए आज जब बुलडोजर पहुंचे तो समाज के कुछ लोग आए। उन्होंने प्रशासन से मस्जिद को हटाने के लिए 4 दिन का वक्त मांगा। वादा किया कि 4 दिन में वो खुद मस्जिद को हटा देंगे। अधिकारियों ने बात मान ली, 4 दिन की मोहलत दे दी। लेकिन अच्छी बात यह रही कि मस्जिद से जुड़े लोगों ने आज से ही मस्जिद की बाहरी दीवार को तोड़ने का काम शुरू कर दिया। हालांकि प्रशासन को हंगामे की आशंका थी, इसलिए बड़ी संख्या में फोर्स तैनात की गई थी। घरों की छतों पर भी जवान तैनात थे। ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की निगरानी की जा रही थी, लेकिन कहीं किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई। ये तालाब की भूमि पर बना हुआ है, पूरा बड़ा मैरिज पैलेस बना हुआ है, और इसी कारण गांव में जल भराव की भी स्थिति रहती है। और इसी के कारण जो धारा 67 के अंतर्गत हमने इसको लिया था, और 1 महीने से अधिक का समय हो गया था, और किसी प्रकार की जब कोई अपील नहीं की गई तब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। इसको हम तत्काल तोड़वा रहे हैं, और जो दूसरा है उनके लिए उन्होंने 4 दिन का समय मांगा कि 4 दिन में हम स्वयं ध्वस्त कर लेंगे। तो ये मस्जिद को आप 4 दिन बाद तोड़ा जाएगा? उन्होंने स्वयं कहा है कि हम स्वयं ध्वस्त कर लेंगे, तो हमने उनको कहा है कि आप अपना स्वयं ध्वस्त करिए। हमारे यहाँ अतिक्रमण की कार्रवाई निरंतर चल रही है, ये कोई आज की प्रक्रिया नहीं है, नियमित रूप से चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। मामला मस्जिद का था, मजहब से जुड़ा हुआ था, सेंसिटिव था। अक्सर ऐसे मामलों में विवाद होता है, लेकिन संभल के लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। लोगों ने प्रशासन की बात मानी। स्थानीय लोगों ने कहा कि वो कानून का सम्मान करते हैं, कोर्ट का आदेश है, इसलिए वो मस्जिद को खुद तोड़ रहे हैं। हाथ से उतारने का हम उतार रहे हैं, कानून का पालन कर रहे हैं। हमें कमेटी ने लगाया गया, हम मस्जिद की दीवार उतारनी चालू कर रहे हैं। तो पूरी दीवार उतारेंगे सर क्या? हाँ, सब उतारेंगे सर, पूरी मस्जिद उतार। कानून का पालन कर रहे हैं हम। देखा कोई गांव के अंदर कोई गलत बात? हमारी डीएम साहब से बात हो गई है, 4 दिन का वक्त दिया गया, हम 4 दिन में उतार लेंगे इसे। इसको अब उतारेंगे, कानून का पालन करेंगे। लग तो गए, कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। जो कोई देखा गांव में कोई भी जो निकला तो ना,
कानून का पालन करते हैं, दंगा फसाद न चाहते हम। मस्जिद को तो लोग खुद ही तोड़ रहे हैं, लेकिन तालाब की जमीन पर बने बारात घर को गांव वालों की सहमति के बाद प्रशासन के बुलडोजर ने गिराया। डिमोलिशन के बाद गांव के लोगों ने मलबा हटाने में मदद की। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने बारात घर को हटाने का नोटिस दिया था। उसके बाद गांव के लोग कोर्ट में गए, लेकिन अदालत का फैसला प्रशासन के पक्ष में आया। 2 सितंबर को 1 महीने में ज़मीन खाली करने का नोटिस दिया गया था। आज इसकी मियाद पूरी हो गई, इसलिए बारात घर को गिरा दिया गया। संभल के मुसलमानों ने मस्जिद और बारात घर हटाने का विरोध नहीं किया, किसी तरह का विवाद नहीं हुआ, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता ये कहकर लोगों को भड़का रहे हैं कि इसी तरह एक एक करके मस्जिदें मुसलमानों से छीनी जाएंगी, इसलिए मुसलमानों को खामोश नहीं रहना चाहिए। हैदराबाद में ओवैसी ने कहा, आज जो संभल में हुआ वो कल दूसरे शहरों में होगा। अगर मुसलमान नहीं जागे तो मस्जिदें, खानकाहें और मकबरे मुसलमानों से छिन जाएंगे, इन पर सरकार का कब्जा हो जाएगा। हमारी हर मस्जिद में बोलते मस्जिद नहीं थी, आपने तो ऐसा कानून बना दिया कि कल मेरी मस्जिद को छीन लेंगे, मेरे कब्रिस्तान को छीन लेंगे, मेरी दरगाहों को, खानकाहों को छीन लेंगे। आपको मालूम कि अगर जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है 100 साल के ऊपर, तो कल तक इस कानून बनने से पहले उसका मालिक वक्फ था, माने वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में था। मालिक तो वक्फ की इजाजत का अल्लाह होता है। अब यह कानून बना दिया कि जितने 100 साल के पुराने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हैं, चाहे दरगाह हो, मस्जिद हो, खानका हो, उसका अब कंट्रोल आसार कदीमा के तहत आएगा। और तैयार हो जाइए, खुदा ना खास्ता एक ऑर्डर निकाल देंगे, यह प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, दरगाह में नहीं, आप उर्स मत करिए, एक दिन का करिए। मस्जिद है, नहीं, खाली जुमा पढ़ लीजिए। खानका है, जरूरत नहीं है, बोसीदा है, गिर जाएगी। और इसका रास्त असर आप देखेंगे संभल की मस्जिद का जो मुकदमा चल रहा है, इस तरह का कानून बना दिए। अब तो हम हमारी मस्जिद को भी जाने से छीनना चाह रहे। हमारी मस्जिद नहीं थी, कोई और है। संभल के बुजुर्ग मुसलमानों ने एक अच्छा रास्ता दिखाया है। मंदिर हो या मस्जिद, अगर वो सरकारी ज़मीन पर बना है, किसी की ज़मीन पर गैर कानूनी कब्जा करके बनाया गया है, तो लोगों को उसे अपने आप तोड़ देना चाहिए। इससे न तनाव होगा न टकराव। पुलिस ऐसे मामलों में संयम से काम ले, समझा बुझा कर रास्ता निकाले तो मामला आसानी से सुलझ भी सकता है। संभल ने इसका एग्जाम्पल पेश किया है। देश भर में आज पूरे धूमधाम से दशहरे का त्यौहार मनाया गया। रावण के पुतले फूके गए, लेकिन कई शहरों में बारिश के कारण बड़ी मुश्किल से रावण के पुतले को जलाया जा सका। दिल्ली में बारिश के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी समेत कई नेता रावण दहन में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन लाल किले के मैदान के पास माधवदास पार्क में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हल्की बूंदाबांदी के बीच तीर चलाकर रावण का पुतला जलाया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब आतंकवाद का दानव मानवता पर प्रहार करता है तो उसका दमन करना अनिवार्य हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर इसी बात का प्रतीक है। लाल किले के पास रावण दहन हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बारिश के कारण रावण दहन में शामिल नहीं हो पाए। मोदी को आज ईस्ट दिल्ली के पटपड़गंज में आयोजित पुतला दहन में शामिल होना था, लेकिन बारिश के कारण कार्यक्रम कैंसिल हुआ। श्री धार्मिक लीला कमेटी के रावण दहन में भी बारिश ने खलल डाला। यहां सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को पहुंचना था, लेकिन बारिश की वजह से वो नहीं पहुंच पाए। यहां भी रावण का पुतला जलाने में बड़ी मुश्किल आई। जब आतिशबाजी से बात नहीं बनी तो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों पर पेट्रोल डालकर उन्हें जलाने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी पोशाक बारिश की वजह से गीली हो चुकी थी, इसलिए पुतले जल ही नहीं पाए। पटना के गांधी मैदान में रावण का बड़ा पुतला लगाया गया था, लेकिन बारिश शुरू हो गई
पुतलों को बारिश से बचाने के लिए रेनकोट पहना दिया गया। हालांकि ये तरकीब ज्यादा काम नहीं आई। तेज हवा के कारण रावण के पुतले का सिर गिरकर लटक गया। शाम तक बारिश नहीं रुकी तो आयोजकों ने रेनकोट पहने हुए पुतले को ही थोड़ी परेशानी के साथ आग के हवाले किया। इसी उम्मीद के साथ कि बिहार बढ़ता रहेगा, आगे चलता रहेगा। भोपाल से तो और भी मजेदार खबर आई। भोपाल के मोगलिया बाग इलाके में पुतला दहन के लिए रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले रखे हुए थे, लेकिन आज सुबह एक गाड़ी में कुछ नौजवान आए और इन पुतलों को आग लगाकर भाग गए। अब पुलिस ये हरकत करने वालों को खोज रही है। लोगों ने बताया कि पुतलों को आग लगाने वाले नशे में थे। जिस कार में वो आए थे उसमें नंबर प्लेट नहीं थी। हालांकि इस तरह की हरकत से आयोजकों की मुसीबत हो गई, क्योंकि इतनी जल्दी रावण के दूसरे पुतले का इंतजाम करना संभव नहीं था। इसलिए शाम को रावण के छोटे से पुतले को लाकर रावण दहन की परंपरा को पूरा किया गया। रावण दहन हजारों साल पुरानी परंपरा है। ये परंपरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। बुरी आत्माओं को अग्नि के हवाले करने का संदेश है। इसलिए दशहरे पर अपने भीतर की बुराई को खत्म करेंगे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी में जो कटौती की है उसका बाजार पर क्या असर हुआ। नवरात्र के दौरान पिछले 9 दिनों में लोगों ने जमकर खरीदारी की। जीएसटी स्लैब में बदलाव से 375 प्रोडक्ट्स की कीमत कम हुई है। इसमें किचन के सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाएं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट शामिल हैं। इस बदलाव से कंज्यूमर मार्केट में रौनक आ गई। अगर अलग अलग सेक्टर्स की बात करें तो 22 सितंबर के बाद कारों की बिक्री में 100 से 133% का उछाल आया। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन की बिक्री 50 से 100% तक बढ़ गई। टू व्हीलर की बिक्री में भी इतनी ही बढ़त दर्ज की गई। गाड़ियों की बुकिंग इतनी ज्यादा हो रही है कि कंपनियां वक्त पर डिलीवरी नहीं दे पा रही। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों में 15 से 20% का उछाल दर्ज किया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी, पिछले 9 दिन में ऑनलाइन मार्केटिंग में 200% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट्स ने जीएसटी कम होने के बाद जो सेल शुरू की थी उसमें 67,000 करोड़ का बिजनेस किया, 67,000 करोड़। ये पिछले साल नवरात्र के दौरान हुए बिजनेस से करीब डबल है। चूंकि त्योहार तक सीजन अभी जारी है, इसलिए इस सीजन में कंज्यूमर मार्केट में इसी तरह की रौनक रहने का अनुमान जताया गया है। फैक्ट्स और फिगर्स गवाह हैं। जीएसटी कम होने के बाद नवरात्र के दौरान कारों की सेल्स बढ़ी, टू व्हीलर्स की बिक्री में इजाफा हुआ, ऑनलाइन सेल्स तेजी से बढ़ी। अब दिवाली पर फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन और एसी की बिक्री और तेजी से बढ़ने के संकेत मिले हैं। इसका मतलब है कि जीएसटी कम होने का लाभ कंज्यूमर तक पहुंच रहा है। दूसरी बात यह कि ज्यादा सेल से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ और रफ्तार पकड़ेगी। और अब एक नजर उन खबरों पर जो कल सुर्खियां बनेगी। आचार संहिता लागू होने से पहले बिहार में नीतीश कुमार की कैबिनेट की कल आखिरी बैठक होगी। नीतीश कुमार कल 25 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर करेंगे। अमित शाह कल हरियाणा जाएंगे, कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। गुजरात में बीजेपी अध्यक्ष और नेशनल काउंसिल के मेंबर चुनाव के लिए कल नॉमिनेशन फाइल किए जाएंगे। बंगाल, बिहार, ओडिशा, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान समेत कई राज्यों में कल भारी बारिश का अलर्ट है। आज की बात में इतना ही। मेरे आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।